नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। यह पाठ मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप सबको समझा चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? उत्तर, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। बच्चों, जो कांजी हाउस था वो एक तरीके से पशुओं का जेल था, जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता था और वहां के मालिक का यह दायित्व हो जाता था, उसका कर्तव्य होता था कि वो किसी भी पशु को वहां से भागने ना दे। इसलिए उन्हें रोज पशुओं को गिनकर उनकी हाजिरी लगानी पड़ती थी। अब आता है प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए जब उसने उनके साथ अन्याय होता देखा तो उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। बच्चों, आपको पता होगा जो ये दो बैल थे, हीरा और मोती, ये झूरी के बैल थे जिसे उसका साला गया अपने पास ले आता है। लेकिन वह इन बैलों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करता है। वह उन्हें सूखा भूसा खाने को देता है और बहुत ज़्यादा काम करवाता है। वहीं उसकी छोटी बच्ची, जिसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, तो उस बच्ची को ऐसा महसूस होता था कि मेरी स्थिति और इन बैलों की स्थिति एक जैसी ही है, जिन्हें कोई भी प्यार नहीं करता। इसलिए उस बच्ची को उन बैलों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और वो उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें एक एक रोटी खिला आती थी। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। यहाँ हमें उत्तर में लिखना है कि इस कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी बातें हमारे सामने आती है। तो पहली है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। जब एक मित्र मुसीबत में हो तो दूसरे को हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए, जैसे कि हीरा और मोती दोनों करते थे। दूसरा, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तीसरा, आज़ादी बहुत आवश्यक है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चौथा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो ये सारी बातें कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती है। अब आता है प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? अब आप सबको पता होगा कि गधे के लिए एक अर्थ फिक्स है, उसको कहा जाता है मूर्ख। गधे का रूढ़ अर्थ मूर्ख कह दिया गया है। अगर आप किसी इंसान को गधा कहते हो तो उसे पता है आप उसे मूर्ख कह रहे हो।
तो ये उसका एक रूढ़ अर्थ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक नए अर्थ में गधे का प्रयोग किया है। अब वो देखते हैं किसमें। उत्तर, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना। लेखक इस बात को सही नहीं मानता कि गधे का अर्थ हमेशा ही मूर्ख हो, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। सबको पता है गधा सीधा होता है और सहनशील होता है। उससे कितना भी काम कराया जाए, कितना भी मारा जाए, पूरा दिन काम करवाते रहो और खाने के लिए कुछ भी दे दो, वो कभी भी विरोध नहीं करता। तो उसके सीधेपन और सहनशीलता से किसी को भी हानि नहीं होती। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं। आपने देखा होगा, गाय को भी देखा होगा, गुस्सा आने पे सींग मारने को तैयार हो जाती है। कुत्ता भी काट लेता है और बैल को भी गुस्सा आ जाता है, पर गधा ऐसा नहीं करता। गधा कभी भी किसी भी बात का विरोध नहीं करता, वह कभी मारने के लिए आगे नहीं आता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। यहाँ प्रेमचंद कहते हैं कि गुणों के विषय में जो गधा है वह ऋषि मुनियों के बराबर है, क्योंकि जिस प्रकार ऋषि मुनि कभी गुस्सा नहीं करते, क्रोध प्रकट नहीं करते, उसी प्रकार गधा भी कभी नहीं करता। अब आता है प्रश्न 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो देखते हैं किन किन घटनाओं से पता चलता है। उत्तर, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। दोनों हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि जोतने के टाइम पे किसी एक के कंधे पर ज्यादा भार आए। दूसरी घटना आती है हमारे सामने। गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। आपने देखा होगा, जब गया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वह हीरा की नाक पे डंडे बरसाने लगता है। उस समय मोती से ये बात सहन नहीं होती, तब वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा, सब लेकर आगे की तरफ भागने लगता है। उससे हीरा का कष्ट देखा ना गया, क्योंकि वो हीरा का कष्ट देख नहीं सकता था। हमारी तीसरी घटना है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। आपने देखा होगा, जब वो मटर के खेत में पहुंचते हैं और मटर खा रहे होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और खुशी में एक दूसरे को धक्का मारते हैं सींगों से। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। अब जब वो आपस में एक दूसरे को सींग से खेल रहे होते हैं तो एक खाई की तरफ गिरने को हो जाता है। तब दूसरे को लगता है कि अब पहले वाले को क्या आ गया, क्रोध आ गया। तब मोती को ये फील होता है कि हीरा को क्रोध आ गया। तब मोती अपने आप पीछे हट जाता है। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। इस तरह वो दोस्ती को खराब होने से रोक लेता है। चौथी घटना आती है, जब उनके सामने विशाल का सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। जब मटर के खेत में वो लोग मटर खा रहे थे तभी उनके सामने एक सांड आ जाता है जो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ा आता है। तब वो दोनों क्या करते हैं, मिलकर उस सांड को हरा देते हैं। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। अब जब सांड था वो एक पे ही मारता था, वो एक की तरफ दौड़कर उसे सींग मारता तो दूसरा पीछे से आकर उसकी पीठ में सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। आखिरकार सांड जब घायल हो गया बहुत ज्यादा तो वो गिर पड़ता है और वापस भाग जाता है।
5वीं घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। आपने देखा होगा जब सांड भाग जाता है तो मोती दोबारा खेत में मटर खाने लगता है। हीरा उसे मना करता है लेकिन मोती तब भी नहीं मानता। तब खेत का जो मालिक होता है वह वहां आ जाता है। अब मोती तो फंस गया था। हीरा चाहता तो भाग सकता था लेकिन हीरा भागता नहीं है। जब वो देखता है कि मेरा दोस्त विपत्ति में है तो वो वापस आ जाता है मोती के पास और वह भी मोती के साथ पकड़ा जाता है। वह भी मोती के साथ अपने आप को पकड़ने देता है। फिर आती है 6ठी घटना। कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। अब 6ठी घटना आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि कांजी हाउस में जब हीरा और मोती को पकड़ लिया गया था तो उन्हें पूरा दिन खाने के लिए नहीं दिया जाता। तब वो बहुत ज़्यादा भूख से व्याकुल हो जाते हैं। तब हीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कोशिश करता है दीवार को तोड़ने की। जब वो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी कांजी हाउस का मालिक आ जाता है और गुस्से में आकर हीरा को मारता है और उसे मोटी रस्सियों से बांध देता है। अब वो चला जाता है। इस पर उसके जाने के बाद मोती को और गुस्सा आता है तो मोती क्या करता है, दीवार को सींग से मार मार के तोड़ देता है। इससे क्या होता है, दीवार टूट जाती है जिससे सारे के सारे जानवर भाग जाते हैं। लेकिन जो हीरा था वो रस्सियों से बंधा हुआ था तो मोती भी उसे छोड़कर नहीं जाता। वह खुला हुआ था लेकिन फिर भी वो हीरा के पास ही बैठ जाता है कि मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो सकता है कल हमें मालिक बहुत ज़्यादा मारेगा बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो ये सारी घटनाएं थी जिनसे हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आपने देखा होगा हीरा और मोती की ये बात, जब हीरा कहता है कि हमें स्त्री जाति पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये बहुत बड़ी भूल है। इससे हमें प्रेमचंद के दृष्टिकोण का पता चलता है कि प्रेमचंद भी स्त्री पर हाथ उठाने को सही नहीं मानते थे। अब उत्तर देखते हैं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। जो प्रेमचंद थे वे नारी जाति को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। आपने देखा होगा नारी बहुत सारे रिश्तों के साथ समाज में रहती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी का नारी के प्रति दृष्टिकोण दिखता है कि वह कितना नारी का सम्मान करते हैं। वह उसे त्याग, दया की मूर्ति मानते हैं। नारी को कभी गुस्सा भी आ जाता है लेकिन इससे उसके सम्मान में कोई कमी नहीं होती। यहाँ वह जानवरों के माध्यम से भी अपने नारी के सम्मान को प्रकट करते हैं। तो अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? अब यहाँ पे किसान जीवन में जो किसान जीवन का समाज होता है उसमें पशु और मनुष्य के आपसी संबंध कैसे है, इस कहानी में किस तरीके से व्यक्त किया गया है, यह हमें बताना है। उत्तर, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं।
किसानों के लिए पशुओं का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि वे पशुओं को पूजते हैं, जिस कारण से उनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे प्रेम पूर्वक रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे। जो किसान होते हैं वे पशु को अपने घर का सदस्य ही मानते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे और पशु भी उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा, मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके घर पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। जब आपको पता होगा, गया हीरा और मोती को ले जाता है, लेकिन हीरा और मोती वहां से भागकर वापस झूरी के पास आ जाते हैं, तो उन्हें देखकर झूरी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसका हृदय आनंद से भर जाता है। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत करते हैं। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। वह पशुओं को अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। बच्चों, आपको याद होगा ये वाला कथन मोती ने तब कहा था जब वह कांजी होश से सारे जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन खुद वहीं पर रह जाते हैं। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकार स्वभाव वाला है। जो मोती था वह परोपकारी स्वभाव वाला है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है, बल्कि वह इसे अपने व्यवहार में भी लोगों के सामने लाता है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न 9। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब इसका अर्थ देखते हैं। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। तो यहाँ पे यही बताया गया है, क्या कहा गया है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, अर्थात हीरा और मोती में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा, आपको पता होगा मनुष्य सभी जीवों में अपने आप को सबसे ऊपर मानता है, लेकिन उससे यह मनुष्य भी वंचित है जो शक्ति हीरा और मोती के पास थी। वह बिना कुछ कहे आसानी से एक दूसरे की बात समझ जाया करते थे। अब आता है खा। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय तो मानो भोजन मिल गया। अब इसका आशय देखिए। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वह क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मीन्स वो दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। जब वह उस रोटी को खाते तो उन्हें एक तृप्ति महसूस होती है कि उनका पेट भर गया, क्योंकि उसमें प्रेम छुपा था बच्ची का। उन्होंने बालिका के प्रेम
का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे और वह उससे ही प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें बहुत सारा खाना मिल गया। बच्चों, हकीकत में हीरा और मोती प्रेम के भूखे थे, क्योंकि झूरी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उनके साथ हमेशा लगा रहता था। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता था, लेकिन गया उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार करता है, उनके साथ गंदा व्यवहार करता है, इसलिए वह उसके पास खुश नहीं थे। लेकिन जब एक छोटी सी बच्ची से उन्हें थोड़ा सा प्यार मिला ना, तो वह उसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब आता है प्रश्न 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब इसका उत्तर देखना है हमें। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गलत। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी, ये भी गलत। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, ये सही है। वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो पहले ही दिन जब गया उन्हें लेकर आता है, वह उसी दिन वापस भाग जाते हैं झूरी के पास, इसलिए वह उनसे बहुत ज़्यादा दुखी था। इसलिए वह अगली बार हीरा और मोती के साथ गलत व्यवहार करता है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। वह हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखा भूसा खाया और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखा रहना पड़ा। अब प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वह कोई प्रतिक्रिया ना करते तो उनका खूब शोषण होता, उन्हें गिड़गिड़ा कर मन मार कर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती, वे अपने दर्द को व्यक्त भी ना कर पाते। परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया। तो बच्चों, जो हीरा और मोती थे ना, उन्होंने कभी भी शोषण को नहीं सहा। वह हमेशा विद्रोही स्वभाव के रहे। जहाँ जहाँ उनका शोषण हुआ वहाँ वहाँ उन्होंने आवाज उठाई, और मुझे लगता है ये बात पूरी तरीके से सच भी है। कभी भी किसी भी प्राणी को शोषण नहीं सहना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप दबोगे तो लोग आपको और दबाते जाएंगे और आप कभी भी उठ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा शोषण के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? अब उत्तर देखिए, हाँ। हीरा और मोती ने अपनी स्वतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाई सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है। तो बच्चों, ये बिल्कुल सही है। ये कहानी एक आज़ादी की लड़ाई की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा कि हीरा और मोती स्वतंत्रता पाने के लिए कितना विद्रोह करते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत पिटना भी पड़ता है, खाने को भी कुछ नहीं मिलता, भूखे भी रहते हैं, लेकिन वो अंत तक लड़ते रहते हैं और लास्ट में झूरी के पास घर में वापस पहुंच जाते हैं। हीरा और मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़कर आ जाते हैं। आपने देखा कि जब उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उन्हें पसंद नहीं था गया के घर जाना, तो वो वहां से रस्सी तोड़कर वापस आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करता है। अब गया के घर जब वो दूसरी बार गए थे तो वो वहां से भी भाग जाते हैं। अब की बार उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वह उसका भी मिलकर सामना कर लेते हैं। अंत में
कांजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो ये सारी जो घटनाएं थी यह हमें आजादी की लड़ाई की ओर संकेत कर रही है। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।